जैसे ही आपको दर्द शुरू होता है तो आप उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। पेन अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, शायद दवा भी अब काम करना बंद कर रहा है, तो लोग फिजियोथेरेपी की तरफ मुड़ते हैं। 5वें दिन वो मेरे पास ये कह के आए कि सर हमने सर्जरी का पैसा वापस मांग लिया है। आज के लाइफस्टाइल में एक चीज़ हमारे घुसती चली आ रही है, क्योंकि जैसे आपने अभी वर्ड यूज़ किया बैक पेन, सो बैक पेन कह लूँ, नेक पेन कह लूँ, शोल्डर पेन कह लूँ, क्या कारण है कि आज के तारीख में ये चीज़ अचानक से मैं कहूँगा बाढ़ की तरह बढ़ गई है? Welcome to Human Lab with Sharvada. Today we are with a change agent. Dr. Hemendu, welcome to the podcast. क्या कारण रहा कि आपने फिजियोथेरेपी जैसे सब्जेक्ट को चूज किया? फिजियोथेरेपी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जहाँ पे लिमिटेशन है मेडिकल साइंस में, मेडिसिन का, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं जो मैक्सिमम टाइप ऑफ इफेक्ट आप वैसे क्लाइंट को दे सकते हैं, वैसे पेशेंट को दे सकते हैं जो बिल्कुल अपने जीवन में निराश हो गए थे उस समय। उनको पता नहीं था कि भाई आगे अब हम क्या करें, जिनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, जो अपने हिसाब से फंक्शनल नहीं मतलब डिपेंडेंट हैं, वो अभी कोई भी इंडिपेंडेंट होने में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डे टू डे लाइफ में। वो बहुत सारी अपने जो नॉर्मल जो उनकी रोज की या दिनचर्या की चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप दवाइयों से उनको ठीक नहीं कर सकते। वहाँ हमारा रोल ही एक साइंटिफिक वे में आप काम करके ही उनको हम नॉर्मल इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर ला सकते हैं। तो ये मुझे मोटिवेट किया, जहाँ से हम फिर इस साइंस को, दिस इज ए साइंस, जहाँ हमने इसको चूज किया और आप आज यहाँ तक आप मेरे को देख रहे हैं, बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ का एक्सपोजर जो आपने यहाँ पे लाया, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एलीट प्रोफेशनल्स, एथलीट के साथ आप काम कर रहे हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिज़ॉर्डर्स के ऊपर में आप काम कर रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये ऐसी क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं या कंडीशंस हैं जहाँ पे बहुत सारी निराशा होती है। मेडिसिन, जैसा आपने कहा कि शायद कभी कभी उतना कारगर नहीं हो पाता है, तो कभी आपने सोचा था कि अच्छा ठीक है, इतने दिनों के बाद इस कैटेगरी ऑफ एथलीट्स, क्रिकेट जो कि आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स में एक बहुत ही एलीट जगह ले चुका है और इतने जटिल डिजीज़ेस के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये कभी आपने फोर्सी किया था? बिल्कुल नहीं सर, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक टाइम के साथ जब आप धीरे धीरे आपका हार्ड वर्क, आपका रेगुलर न्यू ट्रेनिंग इंटरवेंशंस जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको हर एक पेशेंट आपको एक लर्न कराता है। उस लर्निंग के हिसाब से जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप ये फील करते हैं कितना डाइवर्स टाइप ऑफ पॉपुलेशन में, जिसमें इतने मल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। सो माय वेरी सिंपल टेक इज़ दैट कि फिजियोथेरेपी को हम किस तरह से समझें। नॉर्मली जो हमें सुनने को मिलता है, आम भाषा में ये कहूँ कि कभी कोई इंजरी हो गई है तो चलो फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, ये एक जनरल नोशन है। आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? एक्चुअली फिजियोथेरेपी को अगर हम बहुत क्रिस्प अगर हम लेवल पे डिफाइन करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए साइंस ऑफ मूवमेंट, जो आदमी को फंक्शनल इंडिपेंडेंट बनाता है कि वो अपने डेली लाइफ स्टाइल और डेली एक्टिविटीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ हिंडरेंस ऑफ हिज मतलब बॉडी एक, और उससे आपको फ्री करके आपको ये लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है। फिजियोथेरेपी को लेकर के व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ दैट पीपल कैरी एट लार्ज? लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें फिजियोथेरेपी से कुछ बीमारियां ऐसी है जो बिल्कुल हम लोग को पता है कि आप उसको बिल्कुल फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर पाएंगे, लेकिन उनको लगता है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होता है, दवाई खाना चाहिए। तो मेडिसिन इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फिजियोथेरेपी, ये एक मिथ है बहुत सारे में। फिजियोथेरेपी वही करा सकते हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो MBBS या फिर डिफरेंट फैटर्निटी के हमारे जो सीनियर्स हैं वो रेफ़र करें, तभी फिजियोथेरेपी आप रेफ़र करते हैं, तब कराना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी में चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व नहीं होती हैं, कुछ फ़ायदा होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया है। क्या ऐसा भी होता है कि अगर सब जगह से मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, तो अब फिजियोथेरेपी कराते हैं, या जब सीवियरिटी बहुत बढ़ गई, पेन अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, शायद दवा भी अब काम करना बंद कर रहा है, तो लोग फिजियोथेरेपी की तरफ मुड़ते हैं? शुरुआत में ऐसा होता था, लेकिन फिर भी हम लोग ने
उन चीज़ों को उस जमाने के हिसाब से देखा और उसको बोला कि नहीं, हमने ट्राई करना है और हमने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट तो उसके बाद ही पता चलेगा। फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कंडीशन, जो कि एक तो ऐसा क्लाइंट था जो सुबह में मेरे पास आया, बोला सर कल मेरी शाम को सर्जरी है, मेरा डेट पड़ चुका है, मैं लेकिन मेरे को आपके बारे में पता चला कि फिजियोथेरेपी से कुछ चीज़ें आपने ठीक किया है। वो बैक पेन था एक्चुअली में उनको, तो मैं आपके पास आया कि ये ठीक हो जाएगा अगर हम आपके साथ कुछ एक्सरसाइज या कुछ पार्ट को करें तो मैंने बोला सर आपका तो सर्जरी है कल। तो हाँ सर मैंने तो पैसे जमा कर रखे हैं सर्जरी के। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सर, तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट हाँ ठीक है, आपको असेसमेंट से मेरे को ऐसा लगता है और एक आपका एमआरआई भी मैंने देखा कि आपका इस लेवल का प्रॉब्लम अभी नहीं है कि तुरंत सर्जरी करनी होगी, सर्जरी कैन बी अवॉइडेड और अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर आपको लगता हो तो। बट ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे सर्जरी का ऑप्शन आपने चुन लिया है कि आप वापस मेरे पास फिजियोथेरेपी कराओ, ठीक है। अगर, लेकिन मेरे हिसाब से ये जरूर है कि मैं आपको एक पर्सनल सलाह दे सकता हूं कि ये सर्जरी जो है अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड की जा सकती है, अभी उसकी तुरंत जरूरत नहीं है। और मैं ये तो पक्का कह सकता हूं कि सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे एक चीरा लगेगा और चीरा लगने के बाद मसल अगर डैमेज होती है तो वो हील करेगा, और हील करने के बाद कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जो वीक नहीं पड़े, तो वीक पड़ेगा तो उसके बाद तो हमारी जरूरत ही पड़ेगी, तो वहां भी फिजियोथेरेपी आपको कराना है और आज भी कराना है। चॉइस आपका है कि पहले चॉइस उसको चुन ले कि उस समय हम लोग उसको चुने। फाइनली उन्होंने ऐसा करके बोला कि नहीं मैं फिजियोथेरेपी कराऊंगा, आप सर मेरे को 1 वीक का मैं उनसे टाइम लेता हूं। और गॉड ग्रेस की मैं क्या बोलूं, 5वें दिन वो मेरे पास ये कह के आए कि सर हमने सर्जरी का पैसा वापस मांग लिया है, अब मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, मेरा पेन 90% के अराउंड ख़त्म हो चुका है, अब जो थेरेपी का टाइम और शेड्यूल चाहते हैं आप और बताइए, हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लाइफस्टाइल में एक चीज़ हमारे घुसती चली आ रही है, क्योंकि जैसे आपने अभी वर्ड यूज़ किया बैक पेन, सो बैक पेन कह लूँ, नेक पेन कह लूँ, शोल्डर पेन कह लूँ, क्या कारण है कि आज के तारीख में ये चीज़ अचानक से मैं कहूँगा बाढ़ की तरह बढ़ गई है? हर परिवार में, चाहे कोई यंग हो या ओल्ड एज हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी दर्द से सफ़र कर रहा है। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल तो बहुत बड़ा फैक्टर है, और आज के ज़माने में जो हम जिस हिसाब से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ चुका है, आपकी स्लीप हैबिट चेंज हो चुकी है, फूड हैबिट चेंज हो चुकी है, आपका ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पे जा रहा है, ज़्यादातर टाइम आप सीटिंग, आप इरेक्ट सीटिंग में आप बिता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम, आपका बॉडी इसलिए डिजाइन हुआ है कि आप मूव करें और आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। आपकी ओबिसिटी, इसकी वजह से आप ओबीज हो रहे हैं, ओबिसिटी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस तो आपके बॉडी पे आएगा। टिश्यू जिस चीज के लिए तैयार किया गया भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, आप उसको आप दूसरे वे में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम एराइज होगा, और वो प्रॉब्लम आज दिख रहा है क्योंकि हमने अपने आप सभी चीजों को बदल दिया है। हमने जो हमारे बॉडी के लिए बनाई गई थी उसको बिल्कुल हमने चेंज कर दिया है। तो ये लाइन मैं याद रखूंगा कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है, लेकिन हम मूवमेंट को ही खत्म करते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, प्रोबेबली पेन के शेप में। बिल्कुल। हम सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं जब हमें कोई दर्द होता है या कोई पेन हुआ, हम किसी तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू? जैसे ही आपको दर्द शुरू होता है तो आप उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। आपको लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि मेरा डेली एक्टिविटी इससे हैम्पर हो, लेकिन फाइनली जब कुछ दिनों के बाद आपको धीरे धीरे जब प्रोग्रेसिव वे में जब पेन बढ़ता है तो सडनली आप फील करते हैं कि अब तो हम काम करना मुश्किल हो गया है, और तब आप फील करते हैं कि ये जो एक्यूट पेन था अब ये क्रोनिक पेन हो चुका है और अब मुझे इलाज कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो पेन किलर लेते हैं दर्द के कारण से। सो क्या, ऑब्वियसली जैसे हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, क्या एक ये वायबल ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए फिजियोथेरेपी फॉर एनी काइंड ऑफ अ पेन मैनेजमेंट? हाँ बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए सर, मैं ये एक चीज़ फील किया हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ दवाई का रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे क्लाइंट या पेशेंट में होता है। जैसे हो सकता है कि वो शुगर के पेशेंट हों जी, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं,
और कुछ ऐसी सेंसिटिविटी कुछ ड्रग की उनको होती है कि वो दवाई नहीं खा सकते, लेकिन दर्द है उनको, तो वहाँ पे तो फिजियोथेरेपी एक अल्टरनेटिव है। सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस? हमारे लिए क्या वार्निंग साइंस है कि अब हमें एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए विथ रिगार्ड टू एनी फॉर्म ऑफ पेन? जैसे आपने कहा, या तो हम दवा ले लेते हैं या तो हम उसको कुछ दिनों तक इग्नोर करते हैं। मेरे लिए वार्निंग साइंस क्या होने चाहिए? आपका दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा हो और एक इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपका डेली एक्टिविटी को हैम्पर करने लगे। दूसरा, आपका दर्द जो है धीरे धीरे आपको ऐसा फील होने लगे कि आप वीक होते जा रहे हैं। जैसे अगर आपके कमर में दर्द है और आपके पैरों में कमजोरी आने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पता होना कि आपकी मांसपेशियां जो है सूख रही हैं, जिनको बोलते हैं कि वेस्ट हो रही हैं। तो अगर वेस्टिंग दिखने लगे तो वहाँ एक अलार्मिंग है कि अभी कहीं ना कहीं आपके नर्व्स में दबाव बन रहा है, जिसके वजह से आपके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं और वो धीरे धीरे वो एक साइकिल के रूप में विशियस साइकिल बना हुआ है जो धीरे धीरे कमजोर करती जा रही है। तो वीकनेस आना ये सेकंड साइन है। ठीक है। थर्ड, अगर हम इससे बात करें तो पेन का रेडिएट होना, कमर का दर्द पैरों तक जा रही है और काफ़ी तेज जा रही है, लग रहा है कि अब भाई बिल्कुल रात में सोना मुश्किल हो गया है। अगर उसके कमर का दर्द की बात, हम चूंकि एग्जांपल हम कमर दर्द का ले रहे हैं, तो अगर कोई ब्लाडर एंड बावेल इन्वॉल्वमेंट, अगर किसी तरह पेशाब या फिर वॉशरूम जाने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि हम वॉशरूम जाने के पहले ही यूरिन पास कर दे रहे हैं, बार बार लीक हो रहा है यूरिन का, या वैसा फील हो रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने बॉल को, तो वो चीज़ें अलार्मिंग साइन है। दैट इज़ द रेड फ्लैग्स। सो बहुत सारे फैमिलीज हैं सर, भगवान न करे कभी कहीं हो, लेकिन स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पार्किंसंस, ब्रेन इंजरी, इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ जाता है उन्हें। फिजियोथेरेपी का इन सब के ट्रीटमेंट में क्या रोल हो सकता है? फिजियोथेरेपी दिस इज लाइक ए जर्नी ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसमें छोटे छोटे चेंजेस करा के ना उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं हम लोग, और उनको इंडिपेंडेंस की ओर ले जा सकते हैं, उनको फंक्शनली ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज फिजियोथेरेपी। तो इसमें जितनी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन डिजॉर्डर्स हैं, उस डिजॉर्डर्स के लिए फिजियोथेरेपी का रोल बहुत अहम है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मसल्स के इम्बैलेंस को करेक्ट करना, उसके बॉडी पोस्चर को करेक्ट करना, उसके कोऑर्डिनेशन बैलेंस को इम्प्रूव कराना, साथ ही साथ उनको एडीएल एक्टिविटी के लिए ट्रेन करना, ये पूरा का पूरा रोल हमारा है। और हम उनको उस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि आप फंक्शनली उस लेवल पे अचीव कर लें चीज़ों को, कि आप डिपेंडेंट ना रहें किसी को। मैंने पहले ही बताया था, दिस इज ए साइंस ऑफ मूवमेंट जी। तो आप साइंस ऑफ मूवमेंट को बता सकते हैं कि पैरालिसिस मतलब ये मूवमेंट चला गया, तो वहां तो कोई ना कोई साइंस लगाना पड़ेगा कि मूवमेंट आए। तो दैट शुड बी, साइंस का मतलब क्या होता है, दैट शुड बी, उसको एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। कोई भी थेरेपी या कोई भी आप रिहैब प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो ये फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। एक मिसकंसेप्शन मैंने अक्सर ये देखा है कि न्यूरोलॉजिकल रिकवरी में फैमिलीज का एक परसेप्शन है कि प्रोबेबली सर्जरी इज द ओनली रूट। तो सर्जरी के इम्पोर्टेंस को कोई नकार नहीं रहा है, वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन का या फिजियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। थोड़ा उसको आप इसलिए एक्सप्लेन करें सो दैट मेनी फैमिलीज हु माइट बी नीडिंग दिस वुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस एडवाइस। सर देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, मैक्सिमम केसेस में जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वहाँ सर्जरियाँ होती ही हैं जी, क्योंकि उसको स्टेबलाइज करना है ना, उसके बिना आप आगे का काम नहीं कर सकते हैं। रिपेयर करना स्पाइनल कॉर्ड अगर किसी तरीके से डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में क्लाइंट को काफ़ी सारी परेशानी होती है। सबसे पहले तो उनको बहुत सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, बेड सोर हो जाता है, कभी कभी ब्लैडर बॉयल इन्वॉल्व होता है, उसके वजह से काफ़ी सारा उनको इश्यूज होते रहते हैं। दूसरा, उनके जितने भी मांसपेशियां हैं जिस लेवल पे इंजरी हुई है उसके नीचे की, वो पैरालाइज हो जाती हैं। तो वहाँ पे किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए, उनको ट्रांजिशन कराने के लिए, अपने बेड ट्रांजिशन हो गया हो या सेकेंडरी जितने कॉम्प्लिकेशंस उनको हो रहा हो ड्यू टू सर्जरी, और उसको प्रिवेंट करना, जो भी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए सर्जरी के बाद उसको प्रिवेंट करना, ये हमारा प्राइमरी रोल है कोई भी सर्जरी के बाद। मैं एक ऐड कर देता हूँ इस वर्ड को इसमें आपके क्वेश्चन में सर, कि देयर इज समथिंग जिसे हम कहते हैं सोशल डिग्निटी, कि जो पेरेंट्स इस तरह की इंजरी से या कंडीशन से गुजरते हैं
तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती है, जैसे आपने बताया कि डेली दिनचर्या के काम करना, वॉशरूम वाला काम करना, इन सब को वो नहीं कर पाते हैं और थोड़ा ओपन स्पेस में दूसरे लोगों की मदद से उनको मिलती है। तो क्या रिहैबिलिटेशन इसमें मदद कर सकता है, किस हद तक कर सकता है कि उनकी रिकवरी को वो फास्टन करे या इस लेवल तक ले आए ताकि उनकी सोशल डिग्निटी मेंटेन रहे? बिल्कुल सर, अगर आप फंक्शनल मूवमेंट को मेंटेन करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं उनका असर तो उनका लाइफ स्किल को ही हम उनका इम्प्रूव कराएंगे, जो लाइफ स्किल को वो एक्चुअली में खो दिए हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंजरी और सर्जरी, सम जो भी आप बोल सकते हैं। तो जो लाइफ स्किल उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, जिसमें कि हम मसल्स का स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, उनका स्ट्रेचिंग प्रोग्राम, या फिर मल्टी लेवल ऑफ रिहेबिलिटेशन का जो हम अभी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसको हम एक साथ यूज करके विथ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल, है ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ एक, कहीं कहीं हमें स्पीच थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, जिसमें कि वो उनको स्पीच कम्युनिकेशन लेवल पे उनको हेल्प करें, स्वेलोइंग में हेल्प करें, है ना, उनको च्यूइंग में हेल्प करें। इन चीज़ों की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम उनका हेल्प ले सकते हैं कि ओरोमोटर फंक्शन और उनका स्वेलोइंग के फंक्शन को इम्प्रूव कराएं, उनको बोलने के फंक्शंस को भी इम्प्रूव कराएं। आपको हर एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन में अचीवमेंट को देखना है कि कल ये था, आज ये हमने अचीव कर लिया है। उस पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप पेशेंट को, क्लाइंट को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएंगे। So it's like improvement day by day. Day by day, and very small changes should be Appreciated. appreciable.